हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है होरा लग्न। और देखें कि ये वो होरा लग्न नहीं है जो पराशरी ज्योतिष में डिविजनल चार्ट्स में बताया जाता है, जिसमें कि सूर्य चंद्रमा की अलग अलग दो होरा होती है और उसमें सारे ग्रह रख दिए जाते हैं, रहते हैं। तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। हम जिस पे बात कर रहे हैं, ये जेमिनी ज्योतिष में कैसे धन संपत्ति को देखा जाए, इसमें बताया गया है। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं, लेकिन हम आज इस पे जेमिनी ज्योतिष के नियम लगा करके ही देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको देखा जाता है। आप जानते हैं कि इस चैनल पे मतलब जेमिनी के 2-3 वीडियो मैंने पहले भी बनाए हैं कि यदि आपको आत्म कारक अमात्य कारक का थोड़ा ज्ञान नहीं है, या फिर मान लीजिए कि दृष्टियां कैसी देखी जाती हैं, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे मैं थोड़ा बता भी दूंगा कि कैसे इसको देखा जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो लेसन 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये क्यों बनाया गया भाई, होरा लग्न किस लिए निर्माण किया गया। तो देखिए कि एक अनुमानित कि भाई किसी व्यक्ति के पास उसकी कुंडली देख करके एक अनुमान लगाया जा सके कि आखिर कितना वेल्थ हो सकता है, तो इसका अनुमान लगाने के लिए होरा लग्न का निर्माण किया जाता है। और ये भी उससे पता चलता है कि भाई वो पैसा सुगमता से कमा पाएगा या बहुत कठिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये चीज भी उससे मालूम पड़ती है। चलिए हम अपने विषय को शुरू करते हैं, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो होरा लग्न और धन संपत्ति की भाई, होरा लग्न से कैसे धन संपत्ति देखा जा सकता है। और देखिए, इसकी सबसे पहले कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये होरा लग्न निकालना आसान नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर में ये दिया रहता है, होरा लग्न निकाल करके वो देते हैं। अभी मैं उसकी बात भी करूंगा। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन का भाग नहीं समझना, नहीं जानना है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आजकल सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। लेकिन क्योंकि मैं ये विषय बता रहा हूं, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए कि आ, सबसे पहले क्या करना है कि लिखा हुआ है जन्म समय में से जो आपका सूर्योदय का समय है उसको घटाना है। ये माइनस का चिन्ह मैंने लगाया है कि जो भी आपका जन्म समय है उसमें से सूर्योदय का समय घटा दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, और इसको कहते क्या है, तो इसको इष्ट काल कहते हैं। कि जो जो मान होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा जो जन्म है वो 6 बजे हुआ है शाम के, और सूर्योदय उस समय सुबह के करीब 5 बजे हुआ है। तो करीब करीब 13 घंटे का एक मान निकल आएगा। तो इसको बीच की दूरी निकाला जाता है कि आपके जन्म समय और सूर्योदय के बीच में कितना दूरी था। तो इसको इष्ट काल बोलते हैं। और इसकी गणना कैसी की जाती है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि जैसे मान लीजिए एक जातक का जन्म इसमें 6:37 पे हुआ है। तो 6:37 जातक का जन्म समय है सुबह का। और जो सूर्योदय होता है उसमें देखिए कि यहाँ पर आपको वैदिक सनराइज लेना है, यानी कि वैदिक सूर्योदय लेना है, ना कि दूसरे तरीके का सूर्योदय। क्योंकि कई बार ऐसा भी लोग कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 12 बजे के बाद का जन्म है, 1 बजे जन्म है, तो वो जो 12 बजे के बाद का जन्म है उस दिन का सूर्योदय ले लेते हैं, लेकिन कायदे से पहले का सूर्योदय लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो वैदिक में दिन की शुरुआत होती है, वो आपका माना जाता है कि सूर्योदय से दिन की शुरुआत होती है और वो अगले दिन सूर्योदय तक रहती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा जन्म शुक्रवार को हुआ है रात के 1 बजे, ठीक है। तो कायदे से तो जो जॉर्जियन कैलेंडर है उसमें शुक्रवार लिख जाएगा। लेकिन अ, वैदिक में क्या होगा कि वो गुरुवार का ही जन्म माना जाएगा, क्योंकि गुरुवार की सुबह से अभी जो है दूसरी सुबह नहीं हुई, इसलिए वो जन्म सुबह ही माना जाएगा। खैर, ये एक बात हो गई, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया कि जन्म समय हमने नोट कर लिया, और इनका जो सूर्योदय का समय था इसको हमने नोट कर दिया कि सूर्योदय का समय 7:27 पे था, और जन्म समय जो है वो 6:37 पे। अब हमको क्या करना है कि जन्म समय में से सूर्योदय का समय हमको घटाना है। यानी कि 6:37 से में से 7:27 को घटाना है। अब इसमें तो ज्यादा हो गया भाई कि देखिए कि 6 में से 7 तो जाएगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या करें कि जब जो जन्म समय है वो कम हो जाए और सूर्योदय का समय ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या करें कि जन्म के समय में 24 घंटे जोड़ दें, तो घटाने में आपको आसानी होगी। तो हमने इसमें 24 घंटे जोड़ दिया 6:37 में। तो 24 घंटे जोड़ने पे ये यहाँ पर +23 लिख दिया है मैंने। एक ये यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर 23 लिख दिया है। इसमें 24 घंटे जोड़ने पर आपको मिलेगा 30 घंटे 37 मिनट का ये समय आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस 23 पे मत ध्यान दीजिएगा, ये कुछ मिस्टेकली लिख दिया है, यहाँ पर आपका 24 ही होगा।
ठीक है, कि इसमें 24 आपका ऐड हो जाएगा। तो हमें जो नया जन्म समय मिला वो आपका मिल गया 30:37। अब हम क्या करेंगे कि 30:37 में से जो सूर्योदय का समय था 7:27, उसको हम घटा देंगे। तो देखिए कि ये घटाते कैसे, इसको भी मैं बता दूं कि इसका जो जोड़ना घटाना होता है ये सारा इधर से शुरू किया जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल भी इधर ही से शुरू किया जाता है, लेकिन इसको समझिएगा कि जैसे हम क्या करते हैं कि अब ये सेकंड वाला भाग है, तो सेकंड में से 0 सेकंड लिखा है और नीचे 30 लिखा है, तो सेकंड में से 30 घटेगा नहीं। तो क्या करेंगे कि इस मिनट में से 1 मिनट इधर उधार लिया जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 60 में से अगर 30 जाएगा तो यहाँ पर 30 बचेगा, ये हो गया। अब क्योंकि 1 मिनट इधर उधार उधार गया था, तो यहाँ पर आपका 36 बच जाएगा। तो 36 में से 27 अगर माइनस होगा तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। और 30 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो यानी कि अब जो ये निकला इनका 23 घंटे 9 मिनट 30 सेकंड, ये एक लगभग लगभग दिन का मान निकल गया। अभी इसमें एक छोटी सी गणना और करनी है। ठीक है, तो उसको शुद्ध रूप वो प्राप्त हो जाता है कि क्या करें कि जो मिनट और सेकंड है उसको आधा कर दीजिए। वो 2.5 से भाग करने का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें अगर हम मिनट और सेकंड को 2.5 से भाग कर दें तो देखिए कि जैसे 9 डिग्री 30 मिनट लिखा है। ठीक है, तो हम इसको आधा कैसे करेंगे ये भी मैं बता दूं। तो आधा करने के लिए आप क्या कीजिए कि जो इधर वाली संख्या है उससे एक इधर ले आइए। ठीक है, जैसे हमने 9 मिनट का 1 मिनट इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर आपका जो 30 लिखा है, 30 में 60 जुड़ के 90 मिनट हो जाएगा। तो 90 का आधा यहाँ पर 45 हो गया, और 8 का आधा 4 होता है, तो वही 9:30 का आधा 4 45 होता है, वो आप आधा कर सकते हैं। उसमें 1-2 सेकंड इधर उधर हो जाए तो कोई इतना नुकसान नहीं है। तो ये आपका ईस्ट काल निकल गया इनका, कि इनके जन्म के समय में और सूर्योदय के समय में करीब करीब 23 घंटे का फर्क है। तो इसको हमको नोट कर लेना है, ईस्ट काल को। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें एक बात और है कि ये होरा लग्न जो भी बनता है ना, इसमें जन्म समय का शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि थोड़ा भी आधे घंटे इधर हुआ तो आपका लग्न बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे जो भी आप निकाले, मान लीजिए उसमें नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि जन्म समय शुद्ध है कैसा है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि डाटा जो है डर्टी डाटा है, क्योंकि आज जो हम एग्जाम्पल लिए हैं जिन लोगों का, तो ऐसे बहुत मशहूर लोगों का एग्जाम्पल लेने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें देख रहा था कि उनका जन्म समय की श्योरिटी नहीं थी। तो फिर मैंने वैसी कुंडलियां ली है कि जिसमें कि जन्म समय की श्योरिटी हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि जो भी मैं नियम बताऊं, मान लीजिए उतना अच्छा ना आए तो निराश होने की जरूरत नहीं। हो सकता है जन्म समय में थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए, तो फिर वो चेंज चेंज भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ईस्ट काल में सूर्य का भोगांश जोड़ देना है। अब सूर्य का भोगांश क्या होता है, तो जो सूर्य की डिग्री होती है आपकी कुंडली में, उसी को सूर्य का भोगांश करते हैं। तो इष्ट काल में सूर्य का भोगांश जोड़ देंगे। तो जैसे जो जिस जातक की आप कुंडली देख रहे थे, उसका जो सूर्य है वो देखिए कि धनु राशि में 13 डिग्री 11 मिनट का बैठा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ईस्ट काल में जोड़ देंगे। तो अब जो नया हमको प्राप्त होता है, ये देखिए 23 घंटे में हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 8 आया है। तो 8 कैसे आया है, तो इस 8 का मतलब होता है राशि। जैसे क्या मतलब हो इसका, तो 8 राशि पार हो गई है, यानी कि ग्रह जो है, जो इनका सूर्य है, वो वृश्चिक राशि क्रॉस कर चुका है और अगली राशि में 13 डिग्री 11 मिनट पे बैठा हुआ है, विराजित है। तो उसको इस तरीके से डिग्रियों में इस तरीके से लिखा जाएगा कि 8 sin 13 मिनट 11 सेकंड। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 13 डिग्री 11 मिनट। अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए कि 45 और 11 जोड़ा तो 56 आ गया, और आपका 4 3 7 और एक ये 17 आ गया, और यहाँ पर 8 3 11 31 आ गया। यानी कि कितना हमें प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हुआ 31 राशि। ये जो इधर वाला भाग है ये राशि का भाग है, और 17 डिग्री 56 मिनट ये हमें प्राप्त हुआ। अब आप जानते हैं कि पूरी भचक्र की जो राशियां होती हैं वो 12 ही होती हैं। ठीक है, 12 होती हैं, 12 से ज्यादा नहीं होती। तो अब हमको 12 से इसको कम करना है। तो 12 से कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 माइनस करेंगे, और तब तक 12 माइनस करेंगे जब तक कि ये अगर ये संख्या 11 से अधिक हो तो उसमें 12 घटा दें, तब तक घटाए जब तक कि वो 11 से कम ना हो जाए। यानी कि पहले 31 में से हम 12 घटाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसमें, क्योंकि अभी भी ये ज्यादा आएगा, अगर हम मान लीजिए 31 में 12 घटा देंगे तो करीब करीब 19 आ जाएगा, तो वो भी 12 से ज्यादा है। तो उसमें से भी हम 12 घटाएंगे, नहीं 24 हमको घटाना पड़ेगा। तो हमको मिल जाएगा 7 राशि 17 मिनट 56 सेकंड। तब ये जो मिला 7 राशि 17 मिनट 56 सेकंड, यही इस व्यक्ति का होरा लग्न होगा। ठीक है, यानी कि होरा लग्न इनका कहाँ पर आएगा, तो होरा लग्न इनका आएगा
वृश्चिक राशि में, सात राशि का मतलब ये नहीं कि तुला राशि है, सात राशि का मतलब कि सात राशि पार हो चुकी है। और अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि में 17 डिग्री 56 मिनट पे इस जातक का होरा लगना आएगा। तो सिंपल गणना है, सबसे पहले आपको ईस्ट काल निकालना है, जन्म समय में से सूर्योदय का समय घटाना है, और उसके बाद फिर जो ईस्ट काल है उसमें सूर्य के भोगांश को जोड़ देना है। ठीक है, तो होरा लग्न वृश्चिक राशि में 17 डिग्री 56 मिनट पर आएगा। ठीक है, अब आते हैं कि सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर इसको इजी वे में बना के दे देते हैं। तो देखिए कि एक ज्योतिष ऐप करके ऐप आता है एंड्रॉइड में, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसमें ये रहता है। जे हो रहा एक फ्री सॉफ्टवेयर उसमें रहता है, पराशर लाइट में भी रहता है। तो ये मुझे दो चार जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी। अब हम जरा देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्या आ रहा है। हमने जो निकाला था वो निकाला था वृश्चिक राशि में 17 डिग्री और आपका 56 मिनट हमने निकाला था। तो यहाँ पर देखिए कि सॉफ्टवेयर ने जो होरा लग्न निकाला है वो देखिए, वृश्चिक राशि इन्होंने निकाला 16 डिग्री 57 मिनट। तो वो एक आध डिग्री का ऊपर नीचे हो सकता है जब भी आप गणना करें, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करता है वो सेकंड को भी घटाता जोड़ता है, हम उतना नहीं करते हैं। तो वो एक चीज है, उस वजह से क्या होता है कि एक आध डिग्री का फर्क आ सकता है। लेकिन वही है कि हमने जो निकाला था वृश्चिक राशि 17 डिग्री, इसमें 16 आया। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम इसके फलित पे बात करते हैं कि भाई चलो इतनी सारी गणना हो गई। और देखिए कि इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे ये कुंडली थी, ठीक है, अब जो कि वृश्चिक राशि आए तो अब हम करेंगे क्या, होरा लग्न कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको वृश्चिक के अकॉर्डिंग घुमा लेंगे। ठीक है, क्योंकि वृश्चिक राशि में हमारा होरा लग्न आया था, ये इनकी जन्म कुंडली है। तो हमने क्या किया कि वृश्चिक राशि को लग्न बना लिया, और उसी हिसाब से जैसे ग्रह जन्म कुंडली में बैठे थे वैसे ही हमने इसको बिठा दिया। अब भाई आते हैं इसके फलित पे कि इसका फल क्या करें। ये सारी गणना तो हमने सीख ली। तो देखिए कि हाँ, एक चीज और इसमें कि अभी फलित के भाग पे हम चले कि ये थोड़ा सा, जिनको अगर थोड़ा सा इसमें याद नहीं आ रहा है तो वो समझ लें कि जेमिनी ज्योतिष में, ठीक है, जो सबसे एक एक हेरारकी दी होती है कि भाई सबसे अच्छा ग्रह आत्म कारक को मानते हैं, फिर अमात्य कारक को, फिर भात्र कारक को, फिर आपका मात्र कारक होता है, फिर पुत्र कारक, फिर ज्ञाति कारक, और फिर दारा कारक करके 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि आत्मकारक, जैसे हम लगन को लेते हैं शरीर, वैसे ही आत्मकारक आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से आप उसको लग्न का स्वामी के तरीके से मान सकते हैं। अमात्य कारक धन को दिखाता है, भात्र कारक अगेन भाई बहन संघर्ष को दिखाता है, मात्र कारक माता भूमि वाहन सुख को दिखाता है, पुत्र कारक संतान को रिप्रेजेंट करता है, बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, और ज्ञाति कारक एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ही उसको खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना गया है जमनी ज्योतिष में। ठीक है, कि वो संघर्षों को दिखाता है। और दारा कारक जो है वो पत्नी को दिखाता है। तो ये एक चीज हो गई, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं जेमिनी ज्योतिष में, जब हम शुरुआत की थी हमने वीडियो बनाना, तो उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया था। तो अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो वहां देख लीजिएगा, क्योंकि इसी का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो आत्मकारक मैंने बता दिया, शरीर आजीविका, ये सब हिंदी में लिखा हुआ, आप चाहे तो इसको देख लेते हैं। अब आते हैं दृष्टियों पे, क्योंकि भाई दृष्टियों का भी इसमें काम है। ठीक है, हमको वो पराशरी दृष्टि नहीं लेना है। देखिए कि सिंपल सी दृष्टि की इसकी गणना है। ठीक है, आप वो सारी पराशरी दृष्टि भूल जाइए। इसमें क्या होता है कि राशियां ही एक दूसरे को दृष्टि डालती हैं, और इसको मैं शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि इस पे पूरा पूरा वीडियो है। ठीक है, लेकिन इसको समझ लीजिए, एक बार रिवाइंड कर लीजिए कि क्या बताएगा कि हर चर राशि, जो भी चर राशि होती है, यानी कि 1 4 7 10, इसको चर राशि बोलते हैं। तो ये हर स्थिर राशि को देखती है, बस अपने से सामने वाली राशि को छोड़ करके। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ये मेष राशि जो है, ये इसके सामने वृषभ पड़ता है, तो ये वृषभ राशि को बस नहीं दृष्टि डालेगी, इस पे कट हो जाएगा कि इसको नहीं देखेगी। बाकी जितनी स्थिर राशि है, सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया, कुंभ हो गया, इन तीनों पे जो है मेष राशि का असर आएगा। ऐसे ही जैसे देखिए कि ये कर्क है, तो कर्क राशि अब कहाँ कहाँ देखेगी। तो कर्क राशि जो है वो आपकी वृषभ पे दृष्टि डालेगी, वृश्चिक पे दृष्टि डालेगी, और कुंभ पे डालेगी। सिंह को नहीं देखेगी, क्योंकि सिंह इसके सामने की राशि है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हर चर राशि अपने से जो बगल की राशि होती है उसको छोड़ करके बाकी राशियों को, बाकी स्थिर राशियों को देखती है। और इसी तरीके से जो स्थिर राशि है वो अपने से पीछे वाली चर राशि को छोड़ करके बाकी जो चर राशियां हैं उसको देखती है। जैसे वृषभ के पीछे जो है मेष पड़ता है, तो वृषभ राशि मेष राशि को नहीं देखेगी, 4 7 10 राशियों को देखेगी। तो इस तरीके से जेमिनी दृष्टियां ली जाती हैं। और उसके बाद जो द्विस्वभाव राशि बच गई, ये सारी राशियां आपस में एक दूसरे को देखती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ग्रह कन्या राशि में बैठा है, तो वो ग्रह मिथुन राशि को भी देखेगा,
धनु को भी देखेगा, और यदि इसमें कोई ग्रह बैठा है तो उसको भी देखेगा, तो एक तरीके से दृष्टि संबंध हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि ये सारी राशियां आपस में देखती हैं, और राशियां देखती हैं तो मतलब कि वहां से वो ग्रह भी देखता है, उसी तरीके की दृष्टि आप इसको ले सकते हैं जैसे राशियों की। अगर कोई ग्रह किसी राशि में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है, किसी का शुक्र बैठा है, तो जेमिनी दृष्टि से वो सिंह को देखेगा, वृश्चिक को देखेगा, कुंभ को देखेगा। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मेष राशि जो है वो आपकी सिंह को देखेगी, वृश्चिक को देखेगी, और आपका कुंभ को देखेगी, एक्वेरियस को। तो ये एक चार्ट यहाँ पर मैंने दे दिया है आपकी सहायता के लिए। वैसे ये जानकारी आपको होगी ही, नहीं है तो फिर आप वो वीडियो देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं होरा लग्न कुंडली के देखने के नियम क्या है। तो देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम है इसका, ठीक है, जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है, वो ये है कि होरा लग्न में अमात्य कारक ग्रह, यानी कि जो जो जेमिनी ज्योतिष में जिसको धन का कारक बताया गया है, वो ग्रह यदि बैठा हो या देखता हो तो धन संपत्ति की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, ये बोला गया। अब इसमें एक बात बस नोट कर लीजिए कि अगर अमात्य कारक जो भी ग्रह आपका बना है वो होरा लग्न में बैठा है तो इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। दृष्टि की महत्ता थोड़ी सी बैठने से लीस्ट होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह अगर किसी भाव में बैठा है तो इसकी इसका जो फल है वो बहुत ज्यादा है बजाय कि देखने के। तो अगर बैठा है तो बहुत अच्छा है, और अगर देख रहा है तो भी अच्छा है, उतना खराब नहीं है, ठीक है। तो ये एक नियम है कि इफ अमात्य कारक प्लेनेट प्लेस्ड इन होरा लगना और आस्पेक्टिंग होरा लगना, देन इट इंडिकेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, ये अच्छे वेल्थ को इंडिकेट करता है। अब देखिए कि ये वही कुंडली है जिसका हमने होरा लग्न निकाला था, और वृश्चिक आया था इसमें, ठीक है, कि वृश्चिक राशि में इनका होरा लग्न आया था। तो अब हम देखते हैं कि भाई इनके अमात्य कारक ग्रह, आत्म कारक ग्रह कौन बने, कहाँ बने। तो देखिए कि ये इसमें चार्ट लगाया है मैंने, और इसमें देखिए कि हमको काम जो है वो अमात्य कारक का है, तो हम ढूंढते हैं कि भाई देखो अमात्य कारक ग्रह कहाँ है। तो अमात्य कारक इसमें बुध बना, ये देखिए ए एम के लिखा है, इसका मतलब बुध अमात्य कारक है, यानी कि बुध की जो डिग्री है वो सबसे हाईएस्ट ग्रह से एक कदम पीछे है। यानी कि आप देखिए कि इसमें आत्म कारक मंगल बनेगा जो 24 डिग्री का सबसे ज्यादा, तो अमात्य कारक जो कि ठीक सेकंड नंबर का रैंक वाला ग्रह है वो 21 डिग्री का अमात्य कारक बन गया। तो अब हम देखते हैं कि इस कुंडली में बुध जो है वो कहाँ पर विराजित है होरा लग्न में। तो देखिए कि बुध जो है इस कुंडली में लग्न में ही आ गया, ठीक है। लग्न में एक और ग्रह बैठा है शुक्र, उसको भी हम चलिए देखते हैं कि वो कौन बनता है। तो शुक्र को हमने देखा तो शुक्र हमको मिलता है मात्र कारक बनता है, यानी कि चौथे से रिलेटेड बनता है। तो वो भी कह लीजिए कि अच्छा है, कुछ उतना बुरा नहीं है। तो अगर दो ग्रह यहाँ पर बैठ ही गए, एक आपका अमात्य कारक ही लग्न में आकर बैठ गया, तो ये बहुत मतलब कह लीजिए कि बहुत एक ऊंचे दर्जे के धन को दिखाता है, ठीक है। बस ये भी है कि भाई बाकी चीजें भी देखेगी कि इस पे कैसी दृष्टि आ रही है। तो आप देखिए कि इसमें शनि की दृष्टि आएगी, शनि क्योंकि मकर में बैठा है तो वो स्थिर राशि वृश्चिक को देखेगा, और शनि ज्ञाति कारक बनता है। तो थोड़ा हम ये भी कहेंगे क्योंकि ये दोनों ग्रह अकेले नहीं बैठे, इस पर शनि का प्रभाव भी आ रहा है, तो कुछ परेशानी भी रहेगी, संघर्ष भी रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ से देखिए कि एक तरीके से शनि डीले का भी कारक है, तो धीरे धीरे करके वो चीज मिलेगी, इतना ऐसा नहीं कि बस चलते ही वो चीज हासिल हो जाएगी। तो वो भी एक बात है, लेकिन अमात्य कारक क्योंकि लग्न में आया है, बैठा ही है, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, ये अच्छे धन संपत्ति को दर्शाता है। अब देखिए कि ये कुंडली किसकी है, तो ये कुंडली है भारतीय उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी की। उनकी कुंडली में जो होरा लग्न बना उसमें अमात्य कारक लग्न में ही आके बैठा था। चलिए एक और कुंडली देखते हैं हम। तो देखिए कि ये सिंह लग्न की कुंडली है, और इसमें जो अमात्य कारक निकला, ठीक है, होरा लग्न सॉरी जो होरा लग्न आया वो आपका धनु राशि में आया था 13 डिग्री का। अब मैं कैलकुलेशन क्योंकि मैंने आपको समझा दी तो अब मैं सॉफ्टवेयर वाला ही इसमें आपको दिखा रहा हूँ, एक बार बस मुझे बताना था तो वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले लग्न में जो ग्रह बैठा है वो कौन बना। तो लग्न में देखिए कि चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा ही इनका अमात्य कारक बनता है, ठीक है, अमात्य कारक बन गया चंद्रमा। और चंद्रमा का अगर बल देखें तो चंद्रमा जो है वो कह लीजिए थोड़ा सा पूर्णिमा के करीब है, हालांकि धनु राशि में गया है, वो एक जल तत्व का ग्रह होता है, लेकिन स्टिल राहु के साथ बैठा है तो थोड़ी ये कह लीजिए कि परेशानी भी है, लेकिन अमात्य कारक का लग्न में आना स्टिल बहुत अच्छे कह लीजिए कि धन को दिखाता है। और देखिए कि इसमें जो धन भाव है, दूसरा भाव, उसमें मंगल बैठा है उच्च का, गुरु भी बैठा है। जैसे होरा लग्न में अभी हम नियमों पे भी बात करेंगे कि होरा लग्न पे धन और लाभ भाव में अगर ग्रह बैठे तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है धन संपत्ति के लिए, उसी तरीके से जातक थोड़ा सा अर्जित कर सकता है। अब देखिए कि इसमें भाई राहु का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, ठीक है, धन भाव पे मंगल का, लगन में राहु भी है।
तो ये भी दिखाता है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए एकदम बहुत स्मूथली पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपने को उसमें झोंकना पड़ेगा, तो वो भी एक चीज है। अब ये कुंडली किसकी है, तो ये कुंडली है भारतीय क्रिकेटर की, सचिन तेंदुलकर जी की। उसमें जो इनका अमात्य कारक बनता है, जो कि धन का ही एक तरीके से जेमनी में लिया जाता है, लग्न में बैठा था। तो ये दो कुंडलियां मैंने आपको दिखाई। चलिए और भी नियम पे हम बात कर लेते हैं। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारा एडवांस का ज्योतिष का कोर्स अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो यदि आप ज्योतिष सीखने में इच्छुक हैं तो आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि होरा लग्न के भाई कुछ नियम क्या है, क्योंकि ये तो जो मैंने नियम बताया वो सबसे सुपीरियर नियम था, कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो योग है कि होरा लग्न में ही अमात्य कारक आकर के बैठ जाए। यदि होरा लग्न की शुरुआत कालपुरुष के कुंभ और वृषभ राशि से हो रही है, तो यह भी धन संपत्ति के लिए शुभ है। यानी कि आप जानते हैं कि कुंभ राशि जो है, कहने का मतलब है कि कालपुरुष के 11वें भाव में पड़ती है, तो वो धन संपत्ति के लिए शुभ हो गया। वृषभ राशि दूसरे भाव में पड़ती है, तो वो भी कह लीजिए कि धन संपत्ति के लिए कालपुरुष के ही दूसरे भाव में वृषभ राशि ही शुक्र की राशि पड़ती है, तो वो और ज्यादा अच्छी हो गई। तो यदि वो दोनों राशि में से कोई भी राशि से आपका होरा लग्न शुरू हो रहा है, तो ये एक शुभ संकेत है। यदि होरा लग्न के लाभ और धन भाव में शुभ ग्रह हो, यानी कि मान लीजिए होरा लग्न आपने बनाया, उसमें लाभ भाव में बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, धन भाव में गुरु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो जब तक तो जीवन में सुगमता से धन प्राप्ति होगी, उतना कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि पापी ग्रह लाभ और धन भाव में हो तो परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन वेल्थ तब भी रहेगा। इसमें वेल्थ की मनाही नहीं है, बस ग्रह के ट्रेड के अनुसार मेहनत से और संघर्ष से इसमें थोड़ा सा अंतर बताया गया है, कि शुभ ग्रह हो धन भाव में, लाभ भाव में, तो सुगमता से धन प्राप्त होता है, और पापी ग्रह हो तो परिश्रम से धन प्राप्त करना पड़ता है। फिर जो तीसरा नियम है, यदि आत्म कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह सॉरी, होरा लग्न में धन भाव में या लाभ भाव में बैठा हो, होरा लग्न में धन भाव में या लाभ भाव में बैठा हो, तो यह भी धन संपत्ति के लिए शुभ है। देखिए पहला तो ये था कि भाई अमात्य कारक आकर के लग्न में ही बैठ जाए, ठीक है, तो वो तो एक चीज हो गई। लेकिन अगर वो मान लीजिए लग्न में भी नहीं बैठा है, तब भी धन भाव या लाभ भाव में बैठ जाए, तो ये भी अच्छा इंडिकेट करता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि पहले वाले केस में ये क्या था कि अमात्य कारक अगर लग्न को देख ले तो भी वो अच्छा है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि अमात्य कारक जो है धन भाव और लाभ भाव को देखने को उतना कुछ खास असर नहीं, क्योंकि भाई जेमिनी दृष्टि में हर राशि किसी राशि को देखती है, तो अगर अमात्य कारक कहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं से या तो लग्न को देख लेगा, या दूसरे भाव को देख लेगा, या फिर 11वें को देख लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस नियम में अमात्य कारक का बैठा होना जरूरी है, कि वो दूसरे भाव में या फिर 11वें भाव में विराजित हो, तो फिर ये धन संपत्ति के लिए शुभ होता है। यदि होरा लग्न के केंद्र में शुभ ग्रह हो तो सुगमता से धन प्राप्ति होती है, वही पापी ग्रह हो तो पापी ग्रह अधिक हो तो धन प्राप्ति में परिश्रम को दर्शाता सकता है। आप ये सब जानते हैं, ये भी समझ लीजिए। यदि होरा लग्न में ज्ञाति कारक बैठा हो या देखता हो, तो धन संपत्ति अर्जित करने में परेशानी आती है। ये भी बहुत कारगर नियम है, कि जो ज्ञाति कारक जो छठे नंबर का ग्रह बनता है, जो मैंने आपको बताया जो सबसे खराब होता है, यदि वही होरा लग्न में आकर के आपके बैठ जाए, ठीक है, तो फिर ये परिश्रम को दिखाता है कि भाई अब धन अर्जित करने में परेशानी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर देखता हो तो भी थोड़ी परेशानी है। ऐसे ही जो भात्र कारक होता है वो भी शुभ नहीं है, उसका भी प्रभाव अगर लग्न पे आ जाए, तो कह लीजिए होरा लग्न के, तो थोड़ा माना जाता है कि संघर्ष रहेगा, ठीक है। आत्मकारक ग्रह का होरा लग्न में विराजित होना भी धन संपत्ति के लिए शुभ है, यानी कि जो जो पहले रैंक का ग्रह था जो आत्मकारक था, वो भी अगर होरा लग्न में आ जाए तो भी अच्छा है, इतना कोई खराब नहीं है, वो भी अच्छा है। बस ये जान लीजिए कि अमात्य कारक का होरा लग्न में होना सबसे ज्यादा शुभ है। अच्छा, जो बाकी कारक बच गए जैसे मात्र कारक, पुत्र कारक, तो ये भी थोड़ा सा मीडियम दर्जे के शुभ है। जैसे मात्र कारक हो गया, पुत्र कारक, दारा कारक, ये थोड़ा सा मीडियम दर्जे के शुभ है। और जो भात कारक है, ज्ञाति कारक है, ये थोड़ा सा खराब है। और जो आत्म कारक, अमात्य कारक है, ये सबसे शुभ है। तो ये एक कैटेगरी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि होरा लग्न का स्वामी या फिर धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी अमात्य कारक बन जाए, तो यह भी धन संपत्ति के लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा होरा लग्न जो है वो भाई वृषभ लग्न आया मेरा होरा लग्न, और शुक्र ही मेरा अमात्य कारक है, तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है, कि आपका अमात्य कारक ही आपके होरा लग्न का एक तरीके से स्वामी बन जाए, उस राशि का स्वामी बन जाए। और या फिर जो भी होरा लग्न में लाभ भाव और धन भाव में राशि आती है, उसका स्वामी यदि अमात्य कारक ग्रह बन जाए, तो वो भी धन संपत्ति के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। एक और नियम बस है कि यदि होरा लग्न पे गुरु और शुक्र का प्रभाव है, ठीक है, गुरु शुक्र आप जानते हैं धन के कारक है, तो यह भी धन संपत्ति के लिए शुभ है। जैसे मान लीजिए आपके होरा लग्न को गुरु शुक्र देख रहे हैं, या गुरु
गुरु शुक्र ही बैठे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि गुरु शुक्र में से उनमें से कोई भी ज्ञाति कारक और भात कारक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वही शनि केतु का प्रभाव है तो धन संपत्ति के लिए भाई संघर्ष है, ये संघर्षपूर्ण चीज दिखाता है, क्योंकि शनि केतु थोड़ा सा विरक्ति के कारक होते हैं, धन संपत्ति के कारक नहीं होते हैं। और उसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो शनि है वो अमात्य कारक नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो इतना कुछ विशेष बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए अब हम एक और कुंडली देखते हैं। देखिए कि ये एक कुंडली है, ठीक है, इसमें होरा लग्न जो आया वो आपका जो है धनु राशि का आया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, और देखिए कि एक बात जो, और मैं इसके थोड़े से और जो इसमें जरूरी पॉइंट है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कई बार होगा कि आप सीधा सीधा लगाएं, आपको नजर कुछ आ रहा है, हो कुछ और रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा फर्क क्यों आ रहा है, कहने का मतलब है जन्म कुंडली भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी इसी कुंडली में हम एनालिसिस करें तो इसमें लग्नेश उच्च का है, लाभेश के साथ बैठा है, ठीक है, और धनेश को कह लीजिए कि देख रहा है, तो ये वैसे ही दिखाता है कि स्थिति जो है धनेश लाभेश का आपस में आमने सामने बैठे हैं, योग बहुत अच्छा है, जन्म कुंडली में ही पहले से योग अच्छा है, फिर होरा लग्न में अच्छी चीजें मिल जाए तो ये और अच्छा होगा। तो जन्म कुंडली को छोड़िएगा मत, उसको भी साथ साथ लेकर के चलिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या बातें ध्यान रखने योग्य है। तो देखिए कि धनु राशि से इनका होरा लग्न शुरू होता है, जो कि अच्छा है। चार कह लीजिए 4 8 12 राशि से होरा लग्न शुरू होना उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये या छठी राशि होरा लग्न में आ जाए तो उतना अच्छा नहीं बताया जाता है। हालांकि ये कोई विशेष नियम नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि वृषभ राशि और कुंभ राशि से होरा लग्न शुरू हो तो वो मतलब कि पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। अब देखते हैं इसमें कि इनके अमात्य कारक आत्म कारक ग्रह कौन से बनते हैं। तो देखिए कि इसमें जो अमात्य कारक ग्रह बनेगा वो शुक्र बनेगा, ठीक है, और हमको देखना है कि शुक्र इसमें कहाँ पर बैठा है। तो शुक्र आपका देखिए कि इसमें लाभ भाव में ही बैठा है, ठीक है, मैंने बताया था अमात्य कारक यदि लाभ भाव धन भाव या लग्न में आ जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसमें शुक्र जो है वो आपका लाभ भाव में ही आ गया। अच्छा, अब देखते हैं कि लग्न को कौन से ग्रह इसमें देख रहे हैं। तो देखिए कि आ, हर जो द्विस्वभाव राशि होती है वो एक दूसरे को देखती है, तो यानी लग्न पे मंगल का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है और चंद्रमा का प्रभाव है, ठीक है, 2 शुभ ग्रह का और एक पापी ग्रह मंगल का प्रभाव है। तो अब हम देखते हैं कि ये भाई मंगल चंद्रमा जो बुध है ये कौन बनता है, कौन से कह लीजिए कि कारक बनते हैं। तो इसमें देखिए कि जो मंगल है आपका वो मात्र कारक बनता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मंगल मात्र कारक बनता है, चंद्रमा पुत्र कारक बनता है, और जो बुध है बुध का भी प्रभाव आ रहा था, तो बुध जो है वो भातृ कारक बनता है, आई थिंक। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हाँ बुध का भी प्रभाव आ रहा था, तो बुध जो है आपका बीके बनता है, भातृ कारक बनता है। तो बुध थोड़ा सा खराब आया है लेकिन ज्ञाति कारक नहीं आया है, मतलब ज्ञाति कारक जो है वो सबसे मैंने कहा था कि वो सबसे खराब उसमें आता है, ठीक है। और एक बात देखिए कि इसमें लाभ भाव में भी 3 3 ग्रह बैठे हैं, तो वो भी अच्छा है कि होरा लग्न कुंडली में जितने ही ग्रह लाभ भाव धन भाव में बैठे हो तो ये अच्छा इंडिकेशन देता है। और इसमें देखिए कि शनि जो है वो उच्च का बैठा है, ठीक है। शनि को हम देख लेते हैं कि शनि जो है वो कौन है, तो शनि जो है आत्म कारक है। देखिए कि ये कितना अच्छा ये राजयोग है, जैसे जैमिनी ज्योतिष में बताया जाता है कि आत्म कारक ग्रह और इसमें जो अमात्य कारक वो शुक्र बना, वो दोनों देखिए कि साथ में बैठे हैं। आत्म कारक अमात्य कारक की युति जैमिनी ज्योतिष में बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। और देखिए कि वो राजयोग इनके धन वो लाभ भाव में ही बन रहा है, तो वो भी एक बात है कि लाभ भाव में इतना बड़ा राजयोग इसमें आ रहा है। सूर्य भी बैठा है इसमें, लेकिन सूर्य कह लीजिए कि वो नीच का है, ठीक है, तो वो भी एक बात है कि सूर्य का बल कम है। और सूर्य इसमें ज्ञाति कारक है लेकिन सूर्य का बल थोड़ा सा कम है, इतना ज्यादा कह लीजिए कि सूर्य बलवान नहीं है, तो वो भी एक चीज है। अब ये चार्ट किसका है ये भी आप देख लीजिए, तो ये चार्ट है बिल गेट्स का। बिल गेट्स को आप जानते हैं कि एक बार ये मतलब अभी भी ये बहुत धनवान उसमें आते हैं, मतलब लिस्ट जो निकलती है उसमें इनका नाम रहता ही है। और एक समय ये दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर में गिने जाते थे। तो देखिए कि कितना बढ़िया से इसमें आ रहा है कि इनके लाभ भाव में ही आत्म कारक अमात्य कारक दोनों का योग आ गया, तो वो भी कह लीजिए कि एक चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चार्ट पे कि जिसपे कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक ही जैसा फल नहीं लगाना है। और इसमें देखिए कि हाँ ये इस कुंडली में देखिए कि अगेन उसी नियम पे हम चलते हैं कि भाई सबसे पहले मेरा अमात्य कारक कहाँ बैठा है। तो अमात्य कारक आया मून, हम मून को देखते हैं, तो मून इस कुंडली में आया आपका वृश्चिक राशि में, यहाँ पर बैठा है 8वें भाव में, ठीक है। वैसे इसमें हमें सिर्फ धन भाव लाभ भाव से मतलब है, ज्यादा उससे और किसी भाव से उतना इसमें मतलब नहीं है हमको। और ये देखना रहता है कि लग्न में किस ग्रह का प्रभाव आ रहा है। तो देखिए कि अब लग्न को हमको देखना है कि कौन से ग्रह देख रहे हैं। तो लग्न में क्योंकि एक चर राशि आई है तो लग्न को यानी कि शनि देख रहा है,
चंद्रमा दिख रहा है, बुध दिख रहा है और आपका केतु दिख रहा है, ये सारे ग्रह का प्रभाव लग्न में आ रहा है। यानी कि जो चंद्रमा है जो कि आपका अमात्य कारक बना, वो भी लग्न को देख रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी भी ग्रह देख रहे हैं, शनि भी देख रहा है, केतु भी देख रहा है, मरकरी भी देख रहा है। तो हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इन सब में बलवान कौन है, यानी कि हमारा अमात्य कारक ज्यादा बलवान है या बाकी ग्रह ज्यादा बलवान है। और हम बुध और शनि को देखेंगे कि बुध शनि बनते क्या है, तो बुध इसमें मात्र कारक बनता है और शनि जो है आत्म कह लीजिए कि आत्म कारक बनता है। यानी कि इतना खराब शनि बुध नहीं बनते, ठीक ही ग्रह है। लेकिन इसमें देखिए कि जो चंद्रमा है, ठीक है, जो कि अमात्य कारक ग्रह है, अगर आप उसको देखेंगे जो लग्न को देख रहा है, आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ पर नीच का है और वो एक तो केतु के साथ भी है, ग्रहण योग में है, सूर्य उसके आगे ही, यानी कि चंद्रमा के पास पक्ष बल भी नहीं। तो इसमें जो अमात्य कारक जो है, जो लग्न पे दृष्टि तो डाल रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। तो ये जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति का चार्ट है, ठीक है, उसके पास एक मेडिकोर सा धन है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब, तो वो चीज है। हालांकि क्योंकि अमात्य कारक की दृष्टि लग्न पे आ रही है, तो एक मिनिमम इनको धन रहा, लेकिन वही है कि वो अमात्य कारक थोड़ा सा कमजोर था। तो वो भी कह लीजिए कि एक बात है। देखिए कि जैसे ये एक और कुंडली है, इसमें भी हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगेन हमको वहीं से शुरू करना है कि भाई लग्न पे कैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो इसमें लग्न को मंगल देख रहा है, सूर्य देख रहा है, बुध देख रहा है और आपका गुरु देख रहा है। क्यों हमने इनको क्यों लिया? क्योंकि भाई ये जो सारे ग्रह हैं ये द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं और द्विस्वभाव राशियां एक दूसरे को आपस में देखती हैं। तो देखिए कि मंगल कौन बनता है, तो इसमें मंगल भात्र कारक बनता है, गुरु जो है मात्र कारक बनता है और आपका बुध जो है वो आपका ज्ञाति कारक बनता है और आपका जो सूर्य है वो कह लीजिए कि कहाँ गया भाई, सूर्य सूर्य आत्म कारक बनता है। तो यानी कि ठीक ठाक ग्रह का प्रभाव है, बस ज्ञाति कारक का प्रभाव है तो वो उतना कह लीजिए कि अच्छा नहीं है। लेकिन वही है कि सूर्य थोड़ा ज्यादा इसमें बलवान है, सूर्य धनु राशि में है। और जो बुध है वो कह लीजिए कि आपका सूर्य के साथ बैठा है तो वो उतना अच्छा नहीं है। और धनु राशि में भी बुध कह लीजिए कि अग्नि तत्व राशि में गया, तो वो भी एक बात है। और इसमें हम अमात्य कारक को देखें भाई, वो कहाँ गया, तो अमात्य कारक को हम देखते हैं इसमें, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, अमात्य कारक इसमें देखिए कि शनि बैठा है और शनि बनता है और शनि ही देखिए कि लाभ भाव में ही बैठा है। उस कुंडली में भी, बिल गेट्स की कुंडली में भी शनि जो है वो कह लीजिए कि आपका लाभ भाव, वो शनि कह रहा हूं मैं, अमात्य कारक जो है लाभ भाव में बैठा था। और इस कुंडली में भी अमात्य कारक जो है वो लाभ भाव में बैठा है। लेकिन इस कुंडली में जो ज्ञाति कारक बुध है उसका भी प्रभाव लग्न पे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। उस कुंडली में ज्ञाति कारक का प्रभाव लग्न पे नहीं आ रहा था उतना कुछ खास, लेकिन इस कुंडली में जो है ज्ञाति कारक का प्रभाव लग्न पे आ रहा है। तो अब इस केस में हुआ क्या कि ये जिसका चार्ट है, ये एक लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक एंकर का चार्ट है, जर्नलिस्ट का चार्ट है। तो आप समझ लीजिए कि एक एक कह लीजिए कि मिडिल क्लास से थोड़ा सा अपर लेवल का धन संपत्ति है इनके पास। लेकिन चूंकि ज्ञाति कारक का प्रभाव आ रहा था तो वो भी एक चीज थी। और इस चार्ट से देखिए कि ये जो हमने ये वाला चार्ट एनालिसिस किया था, बिल गेट्स का चार्ट, उसमें आत्म कारक के साथ अमात्य कारक लाभ भाव में बैठा था। तो वो भी कह लीजिए कि एक बात थी कि दोनों आत्म कारक अमात्य कारक दोनों उसमें बैठे थे और ज्ञाति कारक का प्रभाव लग्न पे नहीं आ रहा, तो इसलिए वो विशेष उसमें बन गया। और यहाँ पर अमात्य कारक लाभ भाव में तो बैठा है, लेकिन क्योंकि ज्ञाति कारक की भी दृष्टि लग्न पे आ रही है तो वो थोड़ा सा उस चीज को क्षीण करेगा। तो ये इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब जैसे देखिए कि एक और हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इस कुंडली में देखिए कि आपका हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गया भाई। सबसे पहले लग्न को कैसे ग्रह देख रहे हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए कि जो लग्न है उसमें राहु भी बैठा है, धन भाव में एक ग्रह जुपिटर बैठा है, ये भी अच्छी बात है। बस ये ध्यान रखिए कि इसमें देखिए कि लग्न जो है वृषभ राशि से शुरू हुआ, तो हमने कहा था वृषभ से शुरू हो तो अच्छा माना जाता है, इंडिकेशन अच्छा है। अब हम देखते हैं कि इसके लग्न को कौन सा ग्रह देख रहा है। तो इसमें देखिए कि क्योंकि ये स्थिर राशि आई तो हमको ढूंढना है कि चर राशि में कोई ग्रह है क्या, आजू बाजू की राशि छोड़ के। तो हमने कर्क को मार्क किया, हमने इसमें तुला के सूर्य को मार्क किया और हमने चंद्रमा को मार्क किया। ठीक है, अब इसमें आया कि भाई जो जो चंद्रमा है इस कुंडली में और जो सूर्य है उसका प्रभाव, सूर्य चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कारकांश कुंडली में भी पढ़ाते हुए कि मून अगर नवम में हो जेमिनी में तो वो अच्छा माना जाता है, मतलब ऐश्वर्य के लिए भी, प्रसिद्धि के लिए भी। तो वो भी कह लीजिए कि एक बात है। अब सूर्य चंद्रमा की दृष्टि आ रही है, हम सूर्य चंद्रमा को देखते हैं कि भाई वो कौन से ग्रह बने। तो सूर्य जो है इनका मात्र कारक बना और चंद्रमा जो है अमात्य कारक बना। ठीक है, ए एम के जो लिखा है, यानी कि चंद्रमा दूसरे नंबर का। यानी कि देखिए कि इस कुंडली में धन भाव में एक तो जुपिटर का प्रभाव है, फिर
अमात्य कारक होके चंद्रमा होकर के लगन को देख रहा है। सूर्य भी कह लीजिए मात्य कारक होकर के लगन को देख रहा है। कोई ऐसा जीके बीके का इसमें कह लीजिए कि प्रभाव भी नहीं है। हालांकि केंद्र में कह लीजिए कि पापी ग्रह ज्यादा है, तो ये भी कहेंगे कि मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इतना स्मूथ भी नहीं है, शुरुआत में स्ट्रगल रहा होगा, लेकिन वेल्थ को ये अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि जो दृष्टि आ रही है वो अच्छे ग्रहों का इसमें प्रभाव आ रहा है। और धन भाव में भी अच्छा ग्रह बैठा है, वृषभ राशि से ही होरा लग्न शुरू हो रहा है। तो ये भी कह लीजिए कि एक बहुत अच्छी बात है कि वृषभ से शुरू होना, वृषभ राशि को ही अमात्य कारक देख रहा है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये चार्ट किसका है? तो ये चार्ट है मशहूर एक्टर शाहरुख खान जी का। ठीक है, तो ये भी कह लीजिए कि एक बात थी। अब देखिए कि अब कुछ चार्ट और ऐसे चलते हैं कि जिसमें ये जिसका चार्ट है, इसने जहाँ तक थोड़ी गरीबी देखी है, ठीक है, और अभी भी मतलब जाते जाते भी मृत्यु हो चुकी है जातक की। कोई फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ नहीं था जातक, और ना रह पाया। तो अब क्या रहा इसमें, कॉम्बिनेशन क्या थे भाई? इसमें देखिए कि होरा लग्न में तो यहाँ पर गुरु ही बैठा है, तब ऐसा क्यों हुआ था? तो आप देखिए कि इसको हम समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ था। तो सबसे पहले हम गुरु को देखेंगे, तो देखिए कि गुरु ही इनका ज्ञाति कारक बनता है। जो ग्रह होरा लग्न में ही बैठा है वो ज्ञाति कारक बनता है। फिर देखते हैं कि जो इसमें इसको देख रहा है वो कौन सा ग्रह बना। तो आप देखिए कि इस पे दृष्टि आएगी राहु की आएगी, क्योंकि चर राशि है तो हमको स्थिर राशि वाले ग्रहों को लेना है। राहु की आएगी, वीनस और मंगल की आएगी, और केतु की आएगी, यानी कि ये तीन चार ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो वीनस मंगल है वो इस कुंडली में कौन से ग्रह बने। तो आप देखिए कि वीनस दारा कारक बनेगा, मंगल पुत्र कारक बनेगा। ठीक है, कोई भी अमात्य कारक या आत्म कारक का प्रभाव नहीं आ रहा है। और राहु केतु का भी प्रभाव अगर लग्न पे आ जाए तो ये भी थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाता है, सडन लॉस ऑफ वेल्थ को दिखाता है। तो ये समझ में आ रहा है कि ज्ञाति कारक आकर के ही लग्न में बैठ गया। और इस कुंडली में अमात्य कारक को अगर आप देखेंगे, जो कि इसमें कौन बनता है, तो मैं बता दूं कि चंद्रमा इनका अमात्य कारक बना, जिसका कोई भी प्रभाव जो है ना तो लग्न पे है, और ना वो धन भाव में, ना वो लाभ भाव में बैठा है, ना वो धन लाभ भाव को देख भी रहा है। तो वो भी कह लीजिए कि एक बात है कि चंद्रमा एकदम अलग ही कट के इस कुंडली में कह लीजिए कि बैठा हुआ है। और लग्न पे ना तो आत्म कारक का प्रभाव है, ना मात कारक का प्रभाव है, बल्कि ज्ञाति कारक का प्रभाव है। तो इस जातक के जीवन में भी ऐसा ही रहा। मतलब नॉर्मल केस में देखेंगे गुरु बैठा है कितना अच्छा है, लेकिन जो गुरु जो कारक बना, कह लीजिए कि वो उतना अच्छा नहीं बना। तो वैसे ही जीवन में इनके संघर्ष भी बहुत रहा, कुछ खास ऐसा धन अर्जन नहीं हो पाया। तो वो भी कह लीजिए कि एक बात थी। अब देखिए कि जब आप गणना करेंगे तो एक और चीज आपको मिलेगी कि यदि होरा लग्न में अ, जन्म कुंडली के लग्न में ही होरा लग्न आ जाए, तो क्या करें? तो आप उसे ही होरा लग्न मान लें। जैसे मान लीजिए कि मेरा वृषभ लग्न है, और सारी कैलकुलेशन के बाद होरा लग्न मेरा वृषभ में ही पड़ गया, तो हम उसे ही मान लेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इफ होरा लग्न फॉल्स इन D1 लग्ना साइन, देन कंसीडर होरा लग्ना एज इट इज D1 चार्ट। जैसे इसमें देखिए कि ये जो है मकर राशि का एक होरा लग्न बना हुआ है। ठीक है, अब भाई मकर लग्न की ये कुंडली भी थी, और इनका कैलकुलेशन के बाद देखिए कि होरा लग्न जो आया वो मकर राशि में ही आ गया। ठीक है, तो हम जन्म कुंडली को ही एज होरा लग्न की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि भाई कौन सा कारक जो है उसका प्रभाव, जैसे इसमें सूर्य बैठा है लग्न में, तो हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य कौन बना? तो सूर्य जो है आप देखिए कि पुत्र कारक बनता है। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि भाई इसको कौन से ग्रह देखते हैं। तो आप देखिए कि क्योंकि चर राशि है तो आपका चंद्रमा इसको देखेगा। और कौन सा ग्रह देखेगा? तो चंद्रमा के अलावा कोई ग्रह का प्रभाव नहीं आएगा। यानी कि इस लग्न पे सूर्य का प्रभाव है जो कि पुत्र कारक है, और जो चंद्रमा का प्रभाव है अब चंद्रमा कौन सा कारक है ये हम देख लेते हैं। तो इस कुंडली में देखिए चंद्रमा ज्ञाति कारक है, यानी कि अगेन क्योंकि ज्ञाति कारक का प्रभाव आ गया और आत्म कारक अमात्य कारक का प्रभाव नहीं आया, तो फिर ये अच्छा नहीं है। इस जातक पे कर्ज हो गया था बहुत ज्यादा मेरे पास जब आए थे, तो वो भी कह लीजिए कि फाइनेंशियली, और कर्ज होने के बाद जो कर्ज से पैसे मिले थे वो भी जातक बिजनेस किया उसमें सफल नहीं हुआ, वो पैसे भी कह लीजिए कि हवा हो गए, एक तरीके से चले गए। तो बहुत परेशान था, आर्थिक तंगी में है ये जातक। तो कह लीजिए वो स्थिति भी इसमें दिखाई दे रही कि ज्ञाति कारक का प्रभाव आया। और जो कह लीजिए कि इसमें मात्र कारक बैठा है, लेकिन मैंने मात्र कारक को मीडियम सा बताया था। ठीक है, एक समय जातक ने धन देखा है ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में इसके थोड़ा सा आर्थिक तंगी से इनको गुजरना पड़ा। तो ये कह लीजिए कि एक चीज है। अब देखिए कि एक और कुंडली है, और ये
लास्ट उदाहरण है। इसमें देखिए कि वृषभ लग्न का होरा लग्न है, वृषभ इनका कुंडली में भी है वृषभ, और होरा लग्न भी कह लीजिए कि वृषभ ही है। ठीक है, अगर जन्म कुंडली हम ऐसे एनालिसिस करते हैं तो देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि लग्नेश और धनेश का परिवर्तन है। देखिए कि जो लग्न का स्वामी है वो धन भाव में बैठा है, और जो धन भाव का स्वामी है लग्न में बैठा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बात। दूसरी बात देखिए कि जो इसमें कह लीजिए कि लाभ भाव का स्वामी है वो अगेन जो लगने से उसको दृष्टि डाल रहा है, अगर हम सामान्य जन्म कुंडली के नियम से चले तो। और इसमें देखिए कि जो भाग्य का स्वामी है शनि वो लाभ भाव में बैठ करके धन को धन भाव को देख रहा है, और अगेन जो पंचमेश है जो दूसरा त्रिकोणाधिपति है वो लग्न को देख रहा है, और जो शनि है वो भी लग्न को दृष्टि डाल रहा है नौमेश होकर के। समझ में आ रहा है कि ये कुंडली ही कितनी पहले ही स्ट्रॉन्ग इसमें इंडिकेशन हो रहा है। और फिर जब होरा लग्न हम देखेंगे तब तो एक बात है, मतलब कहने का मतलब कि पहले जन्म कुंडली भी एक नजर आप देख लीजिएगा कि जन्म कुंडली में ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिल रहा है कि धनेश लाभेश का परिवर्तन इसमें हो रहा है। ठीक है, धन भाव का स्वामी खुद लग्न में बैठा है, भाग्येश लग्न को देख रहा है, पंचमेश लग्न में बैठा है। जो आपका कह लीजिए कि लाभेश गुरु बनता है उसकी दृष्टि लग्नेश पे है। अभी कितना इसमें कॉम्बिनेशन मिल गया। अब अगर इसको हम होरा लग्न की तरीके से ट्रीट करें कि भाई होरा लग्न भी इनका यही आया था, तो वृषभ राशि से होरा लग्न की शुरुआत हो रही है, एक बात। और इस कुंडली में बैठा कौन है लग्न में, तो सूर्य बैठा है, बुध बैठा है। ठीक है, सूर्य बुध बैठे हैं, और केतु भी बैठा है। तो हमको सूर्य बुध को देखना है कि सूर्य बुध कौन बनते हैं। तो सूर्य इसमें पुत्र कारक बनता है, और आपका कह लीजिए कि बुध जो है, एक मिनट, सूर्य इसमें ये मैंने शायद गलत चार्ट लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए कि जो सूर्य है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मकर राशि में बैठा है, जबकि इनका सूर्य जो है वो मकर राशि में नहीं वृषभ राशि में बैठा है। ठीक है, तो इसको 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 हमको मैनुअली निकालना पड़ेगा। वो नीचे स्लाइड गलत लिख दी है, तो चलिए हम मैनुअली हाथ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह आई थिंक आप देखिए कि वीनस बनेगा। तो वीनस जो है इनका जो शुक्र है वो आपका अमात्य कारक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इनका अमात्य कारक ग्रह शुक्र होकर के धन भाव में बैठा है। फिर जो सॉरी आत्म कारक होकर के धन भाव में बैठा है। अमात्य कारक जो वीनस से 1 डिग्री पीछे होगा उसको हम लेंगे। तो वीनस से 1 डिग्री कम का ग्रह कौन सा है भाई, वीनस अगर 26 है तो फिर आपका आई थिंक हाँ सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की डिग्री 25 है, तो सूर्य एक ही कम है, तो यानी कि सूर्य जो है वो इनका अमात्य कारक बनता है जिसको हम ले लेते हैं। और देखिए कि सूर्य ही लग्न में आकर के बैठा है, मतलब जन्म कुंडली में वैसे इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन थे, और वो ऊपर से सूर्य ही जो अमात्य कारक बनता है वो लग्न में आकर के बैठ गया, तो वो भी कह लीजिए कि एक बात है। बुध इसमें अभी हमको पता नहीं चल पाएगा, बुध भी कोई अच्छा ही कारक बन रहा था, मतलब ये कुंडली मैंने देखी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें क्या कहते हैं शनि भी मेरे ख्याल से मतलब कह लीजिए कि ठीक ही ठाक कारक था, कोई खराब कारक नहीं था। दृष्टियां हम देख लें तो दृष्टियां इस पे चंद्रमा की एक तरीके से कह लीजिए कि इस पे दृष्टि आएगी, और किसी ग्रह की दृष्टि इसमें नहीं आएगी। अब क्योंकि शनि चंद्रमा की डिग्री सेम है, तो शनि चंद्रमा में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन ज्यादा आगे कौन ज्यादा पीछे है। वैसे 1 मिनट मुझे देंगे, मतलब मैं चाहूँ तो इसको अभी निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि फोन में डाटा मेरे पास सेव है, तो मैं इसको देख ले रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मालूम चल ही जाना चाहिए कि ये क्या दर्शा रहा है। आ, ये जिनका चार्ट है उसमें आपका जो हाँ मिल गया मुझे। तो इसमें देखिए कि 1 मिनट में बता रहा हूँ। जो शनि है वो इस कुंडली में आपका बनता है भात्र कारक बनता है, और जो चंद्रमा है वो इस कुंडली में आपका बनेगा मात्र कारक, यानी कि चंद्रमा की जो दृष्टि आ रही है वो मात्र कारक होकर के चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। ठीक है, वैसे इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वही मैंने एक बार बता दिया। तो देखिए कि इसको अगर सिंपल से चले तो अमात्य कारक आकर के लग्न में बैठा है, और कह लीजिए कि धन भाव में लाभ भाव में ग्रह भी विराजित हैं। और इसमें कुंडली में देखिए कि बुध जो है जो लग्न में बैठा है वो पुत्र कारक बैठा है। हालांकि केतु भी है तो हम फ्लक्चुएशन जरूर बोलेंगे कि फ्लक्चुएट रह सकती हैं चीजें, लेकिन स्टिल जो जन्म कुंडली के कॉम्बिनेशन थे और जो होरा लग्न के कॉम्बिनेशन थे वो भी कह लीजिए कि बहुत अच्छा है। तो ये दिखाता है कि धन संपत्ति की स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई पहली बात अमात्य कारक ही लग्न में आके बैठ गया, तो वो भी कह लीजिए कि एक बात है। ठीक है, ये किसका चार्ट है, तो ये राहुल बजाज जी का चार्ट है। आप जानते हैं कि ये बजाज जो कंपनी है ग्रुप की, उसके सीईओ रहे, और काफी इनके पास वेल्थ था। ठीक है, तो ये एक चीज थी। अब देखिए कि इसमें कुछ जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जन्म समय की शुद्धता इसमें अनिवार्य है कि भाई जन्म समय शुद्ध होगा
तो अच्छा रहेगा। 1-2 मिनट का फर्क हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा फर्क है, मान लीजिए 20 मिनट का फर्क है, तो फिर होरा लग्न चेंज हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए। वर्तमान दशा आपकी क्या चल रही है ये भी मायने रखता है। मान लीजिए होरा लग्न में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, लेकिन आपकी दशा ही खराब चल रही है, ठीक है। तो जब दशा अच्छी आएगी तब आपको पैसे की प्राप्ति होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि दशा भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लग्न कुंडली क्या आपकी कह रही है भाई, पहले उसका भी एनालिसिस कीजिए थोड़ा। आप उसको भी देखेंगे जैसे हमने कुछ कुंडलियों में किया, ठीक है। क्योंकि आज होरा पढ़ाना तो ज्यादा हमने होरा पे ध्यान रखा, लेकिन अगर नॉर्मल मेरे पास चार्ट आएगा तो हम भाई लग्न कुंडली को पहले देखेंगे। तो लग्न कुंडली को देखिए। देश काल पात्र ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति है, उसके अमात्य कारक होरा लग्न में बैठा है, और एक अमीर व्यक्ति है, करोड़पति व्यक्ति है, उसके बच्चे के अमात्य कारक होरा लग्न में बैठा है, ठीक है। तो अब दोनों में क्या दोनों का वेल सेम रहेगा? तो नहीं। गरीब व्यक्ति को वहां से उठना है, तो यानी कि वो जाकर के हो सकता है लखपति बन जाए और करोड़पति बन जाए। लेकिन जो करोड़पति, जो कि जिसका पिता ही करोड़पति था और वो करोड़पति घर में पैदा हुआ है, तो वो वहां से अरबपति बनने की ओर जाएगा। तो ये देश काल पात्र का ध्यान रखिए कि व्यक्ति कौन है, किसके चार्ट में योग हो रहा है। सेम योग दो लोगों में सेम फल नहीं देता है, वो वहां से उसको आगे बढ़ाता है। तो देश काल पात्र का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये सारा गुणा गणित और ये सब अच्छा लगा हो। तो बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। और अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो आप अपना कमेंट जो है क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।